जरा सोचिए, अगर टोनी स्टार्क, हाँ वही जीनियस, अरबपति, प्लेबॉय, फिलैंथ्रोपिस्ट, सिर्फ एक इंसान न होकर ओडिन का बेटा होता, मतलब थॉर का भाई। बिल्कुल, ये कल्पना ही अपने आप में काफी अनोखी है ना? हाँ, या हम सिर्फ शक्तियों का मेल नहीं देखेंगे, बल्कि मतलब पौराणिक कथाओं और भविष्य की टेक्नोलॉजी का एक ऐसा संगम देखेंगे जो टोनी स्टार्क के किरदार को, उसकी पहचान को शायद जड़ से ही बदल देता है। हाँ, पहचान को। हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि ये एसगार्डियन विरासत, उसकी जो हेरिटेज है, वो उसके जीवन के हर पहलू, उसकी सोच, उसकी तकनीक और आखिर में उसकी किस्मत को कैसे एक नया आकार देती है। ये सिर्फ कहानी का प्लॉट नहीं बदलता, नहीं, ये किरदार की आत्मा को ही एक नया रूप दे देता है शायद। ओके, तो चलो इसको खोलते हैं। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? जाहिर है एसगार्ड से। ओके। सोर्स की तस्वीरों में हम देखते हैं ओडिन के सिंहासन कक्ष को। उनकी गोद में एक बच्चा है, नन्हा टोनी। पर इस बच्चे की आंखों में वो योद्धा बनने या जादू सीखने वाली बात नहीं है, एक अलग ही चमक है। मतलब विज्ञान की, नई चीजें बनाने की, आविष्कार की। हाँ, बिल्डर वाली। बिल्कुल। उसके भाई थॉर वो युद्ध कला में लगे हैं और लॉकी वो अपना जादू और चालाकी सीख रहा है। राइट। लेकिन टोनी वो मिलता है एसगार्डियन फोर्ज में, मोनो की भट्टी में, और वो धातु के टुकड़ों से खेल नहीं रहा, वो अपना खुद का एक चमकता हुआ मेटालिक आर्मर बना रहा है, वो भी बचपन में। बचपन से ही? हाँ, सोर्स में एक जिक्र आता है कि ओडिन खुद ये देखकर कहते हैं, तुम शायद हथौड़ा ना चला सको मेरे बेटे। हाँ, वो कहते हैं, पर तुम ऐसे हथियार गढ़ते हो जिनसे बौने भी ईर्ष्या करें। सोचिए जरा, ओडिन दी ऑल फादर ये कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ तारीफ नहीं, ये एसगार्ड के जो सेट नॉर्म्स हैं, जो उम्मीदें हैं, उनसे एक अलग रास्ते का संकेत है। सही कहा। और यहीं से मतलब इस कहानी का असली संघर्ष, जो कोर कॉन्फ्लिक्ट है और इसकी खासियत उभरती है। टोनी का जो मूल स्वभाव हम जानते हैं, एक निर्माता, एक आविष्कारक, अ बिल्डर। हाँ, वो यहाँ पृथ्वी पर नहीं बल्कि एसगार्ड के माहौल में पनप रहा है। ये उसके किरदार की बुनियाद ही बदल देता है। वो हमेशा से चीजें बनाता था, पर यहाँ उसके पास सिलिकॉन वैली वाली चीजें नहीं हैं, नहीं, बल्कि उरू धातु है, कॉस्मिक एनर्जीज हैं। ये उसके नजरिए और उसकी काबिलियत को शुरू से ही एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाता है। तो सवाल ये उठता है कि एसगार्ड का समाज, जो ताकत और जादू को ज्यादा महत्व देता है, वो इस तकनीकी राजकुमार को कैसे देखता होगा? एग्जैक्टली। क्या उसके लिए सिर्फ प्रशंसा थी, या अंदर ही अंदर कुछ तनाव भी था? मतलब क्या वो फिट होता था? ये दिलचस्प सवाल है, और शायद यही तनाव जो आप कह रहे हैं आगे चलकर कहानी में एक बड़ा मोड़ लाता है। जैसे हमने एमसीयू में थॉर के साथ देखा था। हाँ, यहाँ टोनी अपने अहंकार यानी एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ओडिन की आज्ञा का उल्लंघन कर बैठता है। सोर्स इशारा करता है कि उसे लगता है कि उसके बनाई टेक्नोलॉजी हर प्रॉब्लम का सलूशन है, शायद एसगार्ड के सदियों पुराने ज्ञान से भी बेहतर। अच्छा, टिपिकल टोनी स्टार्क एरोगेंस, पर एसगार्डियन स्केल पर। हाँ, नतीजा ओडिन उसे सजा देते हैं, मिडगार्ड यानी पृथ्वी पर वनवास, एग्जाइल। ओके, यहाँ तक तो थॉर जैसा ही है। हाँ, पर यहाँ एक बड़ा फर्क है। वो पृथ्वी पर एक बिगड़ैल अरबपति की तरह नहीं पहुंचता जिसने अपनी कंपनी बना ली हो। अच्छा। कहानी कहती है कि वो एक गिरे हुए राजकुमार यानी फॉलन प्रिंस की तरह आता है। उसकी शक्तियां छीनी हुई हैं, पहचान खोई हुई। टेक्नोलॉजी पृथ्वी के लिए खतरनाक रूप से एडवांस्ड है, शायद अस्थिर भी। इसके इम्प्लीकेशन जरा सोचिए। ये कोई आम मिलिट्री टेक नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एसगार्डियन लेवल की टेक्नोलॉजी के अंश में, मतलब शायद एनर्जी के ऐसे सोर्स जिनकी पृथ्वी कल्पना भी नहीं कर सकती, या मेटालर्जी जो हमारे विज्ञान से मीलों आगे हो। शायद बाइफ्रॉस्ट जैसा कुछ बनाने की कोशिश हो सकता है। और ये सब स्टार्क इंडस्ट्रीज के जरिए दुनिया में फैल रहा है, शायद टोनी के पृथ्वी पर आने से भी पहले से। ये इस वैकल्पिक दुनिया की जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजिकल बैलेंस को कितना बदल देता होगा। सोचो जरा। पहले ही दुनिया को एक अलग, ज्यादा खतरनाक रास्ते पर डाल दिया होगा। हाँ, जैसे अगर स्टार्क इंडस्ट्रीज ने गलती से ही सही डिस्ट्रॉयर आर्मर जैसी कोई चीज बना दी हो तो। एग्जैक्टली, क्या होगा तब? बिल्कुल, ये सोचना ही वाओ। और यहाँ कहानी उस मोड़ पर आती है जहाँ चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। अब आता है वो गुफा वाला सीन, आयरन मैन की शुरुआत का प्रतीक। हाँ, अफगानिस्तान वाला। टोनी अफगानिस्तान में है, बंदी बना हुआ है, लेकिन इस बार उसे पकड़ने वाले टेन रिंग्स नहीं बल्कि डार्क एल्व्स हैं। क्या? डार्क एल्व्स?
मालिकित वाले। हाँ वही, ये दिखाता है कि उसका एसगार्डियन कनेक्शन उसका पीछा पृथ्वी तक कर रहा है। उसकी विरासत उसे ढूंढ ही लेती है ना? ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है। और उसी कैद में एक गुफा के अंदर वो अपना पहला कवच बनाता है, लेकिन ये कबाड़ से बना माकाई नहीं है। नहीं, सोर्स के मुताबिक ये एसगार्डियन उरू धातु, हाँ वही जिससे म्योल्नेर और स्टॉर्म ब्रेकर बने, और पृथ्वी की जुगाड़ू तकनीक का एक अनोखा मिक्सचर है। फ्यूजन। उरू और अर्थ टेक। वाओ। नतीजा, आयरन गॉड मार्क 1 आर्मर। कहानी बताती है कि इस कवच पर सिर्फ पेंट नहीं बल्कि जादुई रून्स चमक रहे हैं और साथ ही हाथों में रिपल्सर्स भी लगे हैं। मतलब हाईटेक भी और मिस्टिकल भी। एग्जैक्टली। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये कवच सिर्फ एक हथियार या बचाव का साधन नहीं है। ये खुद टोनी का प्रतीक बन जाता है। जादू मतलब रून्स, उरू, और विज्ञान मतलब रिपल्सर्स, टेक, इन दोनों का संगम। उसकी दोहली विरासत, हाँ, उसकी ड्यूल हेरिटेज को दिखाता है। स्टार्क का तेज दिमाग और एसगार्ड की डिवाइन शक्ति। जैसा सोर्स कहता है, ये सिर्फ आयरन मैन नहीं, ये सचमुच का आयरन गॉड है। आयरन गॉड, उसकी ये पहली रचना ही उसकी पूरी पहचान को समेट लेती है। ये सिर्फ कैद से भागने का तरीका नहीं, ये उसके नए वजूद का ऐलान है।